नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की जो अपनी क्लासें चल रही थी उसके अंतर्गत पीछे वाली जितनी भी क्लासें हैं उनमें हमने संधि समास नामक टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की जो अपनी क्लास है इसके अंतर्गत हम उपसर्ग नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। तो देखते हैं आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अपना टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है कि ये किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है। तो ऐसा शब्द होता है या ऐसा जो शब्दांश होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग होता है वो शब्द के पूर्व में जुड़ता है और प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग जो नामक टॉपिक है अपना उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो ये शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देने वाला जो टॉपिक होगा उसको हम उपसर्ग कहेंगे। तो इसकी परिभाषा है उसको भी हम देख लेते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में जुड़कर यानी पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, यानी उसके अर्थ में कुछ विशेषता परिवर्तन या पूरे अर्थ को ही विपरीत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप यानी समीप और सर्ग यानी सृष्टि करना शब्द के संयोग से बना है, यानी उप यानी समीप, सर्ग यानी सृष्टि करना यानी समीप रचना करना, यानी किसी भी शब्द के नजदीक ले जाकर के दूसरे शब्दांश को बढ़ा देना, वो उपसर्ग कहलाता है। हिंदी व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 13 है, यानी हिंदी व्याकरण है उसमें 13 उपसर्ग है, जबकि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। ये हम जानते हैं सब कि हिंदी व्याकरण में कुल उपसर्ग हैं उनकी संख्या 13 है और संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। तो उपसर्ग की परिभाषा और विस्तार से देखते हैं हम किस प्रकार है कि किसी भी शब्द यानी किसी भी भाषा में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थ का विस्तार परिवर्तन या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। यानी किसी भी भाषा में जो शब्द होता है या अव्यय होता है या शब्दांश जो होता है वो मूल शब्द के पूर्व में जुड़ जाता है और उसके विस्तार में कोई परिवर्तन कर देता है। जैसे यहाँ पर उपसर्ग हैं, ए है, अनु है, अप है, वी है आदि हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, उनके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है उसको हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा हमने देखी है, अब इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों की से मिलकर बना है, यानी उपसर्ग जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। उप यानी समीप और सर्ग यानी सृष्टि करना यानी रचना करना, यानी किसी भी शब्द के समीप ले जाकर के उसकी रचना करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी किसी शब्द के समीप किसी दूसरे शब्द को ले जाकर के उससे कोई नए शब्द की रचना करना। अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उनके आदि में जुड़ करके उनके प्रारंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हार शब्द का अर्थ है पराजय, यानी हार का अर्थ होता है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र उपसर्ग या प्र शब्दांश हम अगर जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा, प्रहार। तो प्रहार का अर्थ होता है चोट मारना किसी को। तो हार का अर्थ है पराजय होना और प्र उपसर्ग जुड़ते ही ये शब्द बन गया प्रहार। तो प्रहार का अर्थ होता है चोट मारना। तो यहाँ पर इसके अर्थ में बदलाव आ गया, इसका अर्थ है वो परिवर्तन हो गया शब्द का। यानी हार शब्द था अपना और हार शब्द से पहले हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो ये शब्द अपना बन गया प्रहार। तो प्रहार का अर्थ हो गया यहाँ पर चोट और हार का अर्थ हो गया यहाँ पर पराजय। तो यहाँ पर इसके अर्थ में परिवर्तन आ चुका है। तो अर्थ में परिवर्तन आना उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्गों की विशेषता ही होती है कि इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आगे दिया, इसी तरह आ जोड़ने से आहार बन जाता है। यानी हार शब्द से पहले हम अगर आ उपसर्ग जोड़ देंगे, आ उपसर्ग जोड़ करके और उसके आगे हार शब्द जोड़ देंगे
तो अपना शब्द क्या बन जाएगा, आहार बन जाएगा। तो आहार का अर्थ होता है भोजन। तो यहाँ पर आहार शब्द है, इसमें परिवर्तन, हार शब्द के आगे आ उपसर्ग जोड़ने से ये आहार बन गया। तो हार का मतलब पराजय, आहार का मतलब भोजन। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया बिना उपसर्ग और उपसर्ग जुड़ने से। इसी प्रकार यहाँ पर हार शब्द से पहले अगर हम वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अर्थ क्या बनेगा, विहार। विहार का अर्थ होता है घूमना। विहार का अर्थ होता है घूमना। तो वी उपसर्ग जुड़ते ही हार शब्द के साथ तो ये विहार शब्द बन गया। तो विहार का अर्थ होता है घूमना। उसी प्रकार आगे उदाहरण दिए हैं कि यहाँ पर आहार शब्द दिया है, इसी प्रकार सम उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये संहार हो जाएगा। तो सम उपसर्ग हार के साथ सम उपसर्ग जोड़ देंगे तो अपना शब्द बन जाएगा संहार। उसी प्रकार वी उपसर्ग जोड़ देंगे हार के साथ तो ये शब्द बन जाएगा विहार। तो यहाँ पर विहार का अर्थ होता है घूमना, जो ऊपर आया है अपना। उसी प्रकार इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। यानी ये जो उपसर्ग जुड़े हैं इनका अलग से कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये किसी पद के साथ किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो इनका अर्थ है वो मूल जो शब्द है उससे भिन्न हो जाता है। हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। यानी इनका मूल जो आ, प्र, सम, ये जो वी, ये उपसर्ग हैं, इनका वैसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर किसी पद के किसी शब्द के साथ जुड़ चुके हैं तो उनके अर्थ को जरूर परिवर्तन कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। यानी ये परिवर्तन कर देते हैं तो ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं। यानी एक उपसर्ग जो होता है उसके कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। यानी हम देखते हैं प्रहार, प्रमाद, प्रउपसर्ग जुड़ने से प्रसार, इस प्रकार अनेकों इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। वे शब्द में जुड़ने के पश्चात ही अर्थ देते हैं, यानी स्वतंत्र कोई अर्थ प्रदान नहीं करते हैं बल्कि शब्द के साथ जुड़ करके ही अर्थ प्रदान करते हैं। और ये अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों से अलग अलग होते हैं। यानी अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ेंगे तो इनके अर्थ भी अलग अलग हो जाएंगे, कोई एक निश्चित अर्थ इनका नहीं रहेगा। यहाँ पर उदाहरण दिया है ए प्लस मन। तो यहाँ पर शब्द जो अपना बना है वो क्या बना है, अमन बना है। यहाँ पर ए उपसर्ग शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर ए जो उपसर्ग है वो अमन, अमन का अर्थ होता है शांति। तो ए उपसर्ग है वो शांति अर्थ प्रदान करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। मन है वो अलग शब्द है, उसका अलग अर्थ है, और ए उपसर्ग जुड़ते ही ये अमन बन गया तो इसका अर्थ हो गया शांति। उसी प्रकार यहाँ पर चल शब्द है और चल के साथ ए उपसर्ग जुड़ गया तो यहाँ पर अचल शब्द बन गया। तो यहाँ पर नहीं के अर्थ में आया। अचल का मतलब नहीं, या जो चलायमान नहीं है उसको हम अचल कहते हैं। तो चल का मतलब चलायमान और अचल का मतलब जो स्थिर होता है, जो चलायमान नहीं होता है, उसके लिए यहाँ पर अचल शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो मूल शब्द है चल, ये अचल, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले हो जाएंगे। कब? जब ए उपसर्ग जुड़ जाएगा तब। यहाँ पर उपसर्गों के कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि उपसर्गों के, हमने पीछे उपसर्गों को देखा है कि उपसर्ग क्या होते हैं, इनकी परिभाषा वगैरह देखी है। अब हम उपसर्गों के कुछ उदाहरणों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मूल एक शब्द दिया है छूता शब्द, इससे पहले हमने ए उपसर्ग जोड़ दिया तो ये शब्द बन गया अपना अछूता। छूता का मतलब छूने वाला, अछूता का मतलब जो छुआ हुआ नहीं है वो अछूता। उसी प्रकार यहाँ पर एक पद है पढ़, इससे पहले हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया तो ये बन गया अनपढ़। तो अन उपसर्ग जुड़ते ही ये अनपढ़ हो गया। अनपढ़ का अर्थ होता है निरक्षर और पढ़ का मतलब पढ़ना। इसी प्रकार यहाँ पर पेट शब्द है, तो पेट शब्द से हम पहले हमने भर उपसर्ग जोड़ दिया तो ये शब्द बन गया भर पेट, यानी पेट भर करके। तो यहाँ पर पेट का अर्थ होता है उदर वैसे, और भर पेट का मतलब उदर भर करके।
उसी प्रकार पका, पका यहाँ पर एक शब्द है, इससे पहले हमने अध उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हमारा पद बन गया अधपका। तो अधपका का अर्थ होता है जो पका हुआ कम हो उसको अधपका कहते हैं। इसी प्रकार बादल, बादल शब्द है तो बादल शब्द से पहले हमने बिन उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हमारा पद बन गया बिन बादल। उसी प्रकार तल उपसर्ग है यहाँ पर, इससे पहले हम तल शब्द है, इससे पहले हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हमारा जो मूल जो पद जुड़ा हुआ बना है वो है समतल। यानी समतल का मतलब होता है वैसे उबड़ खाबड़ जगह नहीं हो, सीधी जगह हो, उसको समतल कहते हैं। आगे यहाँ पर उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यानी उपसर्गों का कोई वैसे स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये पद के अनुसार अपना अर्थ है वो परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे उपयुक्त प्रथम उदाहरण में ए का प्रयोग अभाव, हीन, नहीं के अर्थ में हुआ है, तो यहाँ पर ए उपसर्ग आया है पहले, यहाँ पर इसमें ए उपसर्ग आया है, इसका अर्थ अभाव या हीन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। परंतु इसी अर्थ में ए का प्रयोग हम वाक्य में शब्द के रूप में नहीं कर सकते हैं, यानी वाक्य में हम शब्द के रूप में इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किनका प्रयोग? उपसर्गों का प्रयोग। और कौन सा उपसर्ग? ए उपसर्ग का प्रयोग। ये किसी शब्द में जुड़ने पर उस शब्द को नया अर्थ देते हैं, यानी किसी भी शब्द के साथ अगर ये उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो उस जो शब्द है उसको नया अर्थ प्रदान कर देते हैं। आगे देखते हैं उपसर्गों की पहचान किस प्रकार हो सकती है। उपसर्ग, तो उपसर्गों की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? मूल शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं, यानी उपसर्ग हमेशा मूल शब्द होता है उसके आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द आया एक परलोक, अब इसमें से हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है, तो हम कैसे इसको अलग करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि भी ये उपसर्ग है यहाँ पर? तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर मूल शब्द है वो है लोक। तो लोक जो मूल शब्द है उससे पूर्व में जितना भी पद जुड़ा हुआ है, शब्द जुड़ा हुआ है, वो सारा उपसर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर और लोक ये दो शब्द हो गए, तो लोक यहाँ पर मूल शब्द है और पर यहाँ पर उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार है पराजय, तो यहाँ पर जय शब्द है ये मूल शब्द है और यहाँ पर परा है ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो परा और जय ये दो शब्द मिल चुके हैं, तो परा उपसर्ग हो गया और जय मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार अनमोल शब्द हमारे सामने दिया है, इसको हम मूल शब्द में और उपसर्ग में अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर मोल जो है शब्द है ये मूल शब्द है और यहाँ पर अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों मिल करके अनमोल शब्द बन गया। यहाँ पर परा, अन उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं जो हमारे सामने हैं। कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं, यानी कुछ जो पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनमें एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा भी संभव है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं वो किस प्रकार है। जैसे यहाँ पर एक पहला उदाहरण है प्रति प्लस अप प्लस वाद। यहाँ पर तीन शब्द हैं, प्रति यहाँ पर उपसर्ग है, अप यहाँ पर उपसर्ग है और वाद यहाँ पर मूल शब्द है। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पद या शब्द बनेगा वो होगा प्रत्ययवाद, प्रत्ययवाद। तो ऐसा मूल शब्द बन जाएगा प्रत्ययवाद। तो यहाँ पर प्रति जो शब्द है इसके अंत में हमारे सामने ती के अंदर ई आया है और उसके बाद में ए है, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, ई का यह बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रय, फिर तय आधा बचा हुआ है ई में से निकालने के बाद, उसके बाद में आगे है ए को हम यह में मिला देंगे तो आगे बन जाएगा, शेष रह जाएगा वो पै रह जाएगा। और उसके बाद वाद शब्द है उसको हम आगे जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रत्ययवाद। तो इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। तो इसमें जो पूर्व वाला शब्द है उसमें यण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रति और अप दो यहाँ पर उपसर्ग जुड़े हुए हैं और उसके बाद में जो मूल शब्द है वो है वाद। तो वाद शब्द के साथ प्रति और अप दो यहाँ पर उपसर्ग जुड़ चुके हैं। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो सम प्लस आ प्लस लोचन, यहाँ पर तीन जो शब्द दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर सम उपसर्ग, आ उपसर्ग और लोचन यहाँ पर मूल शब्द है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तब किस प्रकार लिखेंगे?
तो सम है, इस सम के मैं के अंदर आ को ला करके मिला देंगे तो हमारा पद बन जाएगा समालोचन। तो इसको जब हम अलग अलग भी कर सकते हैं तो हम देखेंगे सम आलोचन। तो इस प्रकार सम और आ दो उपसर्ग हो गए और यहाँ पर लोचन है वो मूल शब्द हो गया। तो दो उपसर्ग आ गए इसमें समालोचन शब्द में, एक सम उपसर्ग आ गया, एक आ उपसर्ग आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर आगे वाला उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण है वो किस प्रकार है दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। वी प्लस आ प्लस करण, इस प्रकार का यहाँ पर तीन शब्द हैं वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वी प्लस आ प्लस करण ऐसा शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पर वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और करण यहाँ पर मूल शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही यण संधि का यहाँ पर भी काम होगा। तो वी के अंदर जो ई है उसको हम निकाल लेंगे, वी के अंदर की ई है उसको हम अलग निकाल लेंगे और ई का फिर यण संधि में यह बन जाएगा। तो वह यह इस प्रकार का शब्द बन गया। यह के अंदर हम आ को ला करके मिला देंगे तो वह या और आगे कर्ण शब्द है उसको आगे जोड़ देंगे तो हमारा पूरा शब्द बन जाएगा, वो होगा व्याकरण। तो यहाँ पर वी और आ दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, किस शब्द के साथ, कर्ण शब्द के साथ। वी और आ दो उपसर्ग जुड़ गए और जुड़ करके यहाँ पर व्याकरण शब्द बन गया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो आगे वाला जो हमारा उदाहरण है वो है व्यवहार। शब्द क्या है, व्यवहार, व्यवहार शब्द है। तो इसमें भी वही काम हुआ है, वी के अंदर ई है, ई को हम जब यण संधि में ई का यह बना देंगे और वह आधा रह जाएगा तो वह यह वह हा रे, इस प्रकार का पद बन जाएगा यहाँ पर। तो वी और अव ये दो उपसर्ग हो गए हैं यहाँ पर और हार शब्द है ये मूल शब्द हो गया। तो हमारा जो शब्द है जो पूरा जुड़ा हुआ बन गया व्यवहार। उसी प्रकार यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर प्रत्यय पवाद में प्रति, अप, समालोचन में सम आ, व्याकरण में वी आ और व्यवहार में वी अव दो दो उपसर्ग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो दो दो उपसर्गों के जो उदाहरण हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं। इसी प्रकार आगे है हमारे सामने उपसर्ग का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है उसको भी हम देखते हैं कि उपसर्गों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है। तो कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं उनको हम देखते हैं कि उपसर्गों को किन किन भागों में कहाँ कहाँ वर्गीकृत किया गया है। तो उपसर्ग होते हैं वो हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं। तो हिंदी के उपसर्गों की संख्या हमने देखी है कितनी है 13, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। उसी प्रकार अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग भी होते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं जिनको प्रीफिक्स कहते हैं। और उसी प्रकार उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं वो भी उपसर्गों का ही काम करते हैं। कुछ जो उदाहरण होते हैं उनमें अव्यय पद भी जुड़ते हैं, जैसे प्रति है ये अव्यय भी है और प्रति उपसर्ग भी है। उसी प्रकार अव उपसर्ग भी है यहाँ पर और ये अव्यय शब्द भी है। तो इस प्रकार कुछ जो अव्यय शब्द होते हैं वो उपसर्गों का काम भी करते हैं। उपसर्गों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी उपसर्गों की वैसे कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। यहाँ जो संख्याएं दी जा रही है वे उनके उपयोग के आधार पर दी जा रही हैं, यानी वैसे कोई उपसर्गों की निश्चित संख्या नहीं होती है। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में प्रमुख उपसर्गों की संख्या यहाँ पर 13 ही बताई गई है। वैसे उपसर्ग और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर प्रमुख जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या 13 बताई गई है। जैसे यहाँ पर ए, अन, कै, कु, दू, नी, अव, भर, सु, अद, उन, पर, बिन आदि जो संख्या है वो इस प्रकार 13 की संख्या यहाँ पर दी हुई है। हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण यहाँ पर कुछ नीचे दिए हुए भी हैं। इन उदाहरणों को हम अपनी आगे वाली क्लास के अंदर देखेंगे। आज हमने हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनकी बेसिक जानकारी है उसको हमने प्राप्त किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना ताकि आगे जो अपने उदाहरण आएँ उनमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।